हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। ये सारी पैरानॉर्मल घटनाएं हैं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन घटनाएं बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में। ये पहली घटना डैनी नाम की एक महिला के साथ घटी थी। इस घटना को जब उसने बताया था तब उसकी उम्र करीब 66 वर्ष की थी। ये घटना डैनी के साथ तब घटी थी जब उसकी उम्र करीब 32 साल की थी। और अब आगे की पूरी घटना मैं आपको डैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डैनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं पैदा हुई थी मैं अपने जन्म से ही अंधी थी। मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरे परिवार में मैं, मेरी माता पिता और मेरा एक छोटा भाई भी था। मेरे माता पिता ने बहुत से आंखों के डॉक्टरों को मुझे दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि मेरी आंखों की रोशनी कभी भी वापस नहीं आ सकती है। और इस सच के साथ मैं और मेरे माता पिता, हम दोनों लोग जीने लगे। जब मेरी उम्र करीब 18 साल की हुई तो मेरे माता पिता ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था। दरअसल उन्होंने जिस कॉलेज में मुझे पढ़ाई के लिए भेजा था वो ब्लाइंड लोगों का स्कूल था, जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन दी जाती थी। हमें अलग ही तरीके से पढ़ाया जाता था। जब हमें पढ़ाया जाता था तो हमें ये भी बताया जाता था कि भले ही ऊपर वाले ने हमें हमारी आंखें ना दी हों, लेकिन हमारे सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होते थे। हम किसी भी चीज़ को छू कर पता लगा सकते थे कि वो चीज़ क्या है। हम किसी भी इंसान का अगर हाथ छूते थे तो हमें ये भी पता चल जाता था कि वो आखिर कौन है। हमें हैंड रीडिंग की बहुत अच्छी आदत थी, जो कि हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी। हम जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। हमें उस जगह के बारे में एक एक चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छे से थी। सारे फुटप्रिंट्स हमें प्रॉपरली काउंटेड थे। कहाँ पर जाना है, कौन सी बेल कितने बजे बजेगी, अगर कभी भी इमरजेंसी हो तो हम कैसे अपने आप को हेल्प करें। एक एक चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पर हमें और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी ताकि हम आगे आने वाले बच्चों को, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनकी हम खुद ट्रेनिंग कर सकें। हमें ऐसी एजुकेशन दी जा रही थी। ये घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। शायद 1990 में ये घटना मेरे साथ घटी थी। हम जिस हॉस्टल में रहते थे वो कम से कम 3 फ्लोर का बना हुआ था और हॉस्टल के जिस कमरे में मैं रहती थी वो दूसरे फ्लोर पर था। मैं अपने कमरे में अकेले रहती थी। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम मरियम था। वो कभी कभी मुझसे मेरे कमरे में मिलने आया करती थी। मरियम भी मेरी तरह ही थी। एक एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो जन्म से अंधी नहीं थी। वो जब भी मुझसे मिलती थी अक्सर अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती थी। उसका कमरा मेरे कमरे के जस्ट बगल में ही था। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, मुझे नींद आ रही थी। मैंने मरियम से कहा कि अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मुझे क्लास के लिए जल्दी उठना है। उसने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। वो भी फिर कुछ देर बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उस वक्त रात में कितने बज रहे थे ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हर घंटे के अलार्म की वजह से मुझे ये तो याद है कि शायद उस वक्त रात के 1 या 2 बज रहे थे। जिस हॉस्टल में हम रहते थे उसका 3rd फ्लोर एकदम खाली था। उसमें कोई भी नहीं जाता था। मुझे साफ साफ याद है कि उसके ऊपर कोई भी नहीं रहता था। 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पे सारे स्टूडेंट्स रहते थे। 2nd फ्लोर पे भी ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मुझे और मरियम को मिलाकर करीब 8 या 9 लोग ही रहते थे। हालांकि वो 2nd फ्लोर करीबन 50 कमरों का फ्लोर था। हमारी आवाज़ वहाँ की लॉन में एकदम गूंजती थी जब हम बात करते थे। रात में इतनी शांति होती थी। उस वक्त रात में जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ मुझे मेरे कमरे के ऊपर के फ्लोर से आई थी। मुझे उस हॉस्टल में रहते हुए करीबन 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऊपर के फ्लोर पे भी कोई रहता होगा।
साफ साफ वो आवाज़ मुझे आ रही थी कि ऊपर कोई चल रहा है, बहुत जोर से। वो पूरा हॉस्टल ज़्यादातर तो लकड़ी का ही बना हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, और मजबूत भी काफ़ी था। तभी कुछ देर बाद, शायद 1 या 1.5 घंटे बाद, मेरे दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद मैं नींद से उठी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा कोई वहम है, लेकिन मुझे फिर आवाज़ भी आई। वो मेरा नाम बुला रही थी और उसकी आवाज़ हूबहू मरियम जैसी ही थी। हम लोगों को हाथ में पहनने के लिए एक घड़ी दी गई थी। वो घड़ी स्पेशली अंधे लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थी। हम लोग छू के पता लगा सकते थे कि उसमें क्या समय हो रहा है, जिससे हमें वक्त का पता चल जाता था। मैं उस घड़ी को हमेशा अपने हाथ में पहनी रहती थी। जब रात में मेरे दरवाजे पर वो आवाज़ आई तो मेरा हाथ सबसे पहले मेरी घड़ी पर गया। मैंने चेक किया तो उस वक्त रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने आवाज़ दी कि मरियम तुम हो क्या? उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। लगातार बस दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ ही आ रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठी और जैसे तैसे किसी तरह दरवाजे के पास गई। दरवाजे को खोला और मैंने पूछा कि कौन हो? तो उधर से मुझे मरियम की आवाज़ आई। मरियम ने मुझसे बोला कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार मरियम की आवाज़ बहुत ज़्यादा शांत थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैंने मरियम से दोबारा पूछा कि तुम ठीक हो क्या? उसने कहा हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसने मुझसे बोला कि हम हॉस्टल की छत पर चलते हैं ताकि हम ताज़ी हवा खा सकें। मैंने मरियम से बोला कि इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे चलना है। अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं किसी और को ले जाऊं, लेकिन मुझे ऊपर चलना है। मरियम की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ के दबाव में आके मुझसे बात कर रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रुकूंगी क्योंकि सुबह मुझे अपनी क्लास भी अटेंड करनी है। उसने कहा ठीक है, और फिर मैं उसके साथ हॉस्टल की टेरेस की तरफ चली गई। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो हाथ ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सख्त हो, एकदम खुरदुरे हाथ थे वो। उसके हाथ को पकड़ के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, लेकिन आवाज़ वो हूबहू मरियम की ही थी। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। मैं समझ गई थी कि वो मरियम नहीं है, लेकिन मैं चाह के भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी। किसी तरह मैंने अपनी उंगलियों से उसके नाखूनों को छुआ तो वो ज़्यादा बड़े थे। मरियम के नाखून इतने भी बड़े नहीं थे कि मैं उन्हें समझ ना पाऊँ। वो नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े और आगे से नुकीले थे। मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो मरियम तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके चलने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अजीब था। बार बार मेरे हाथ में अजीब सा झटका लग रहा था, जिससे मुझे साफ साफ ये पता चल रहा था कि जो भी है, जिसने भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो हल्का फुल्का लंगड़ा के चल रहा है। और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। उसके हाथ को पकड़ने के करीबन 5 मिनट बाद ही मुझे इस बात का पता चल गया था कि वो मेरी दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मुझे हॉस्टल के टेरेस की तरफ ले जा रही थी। मैं अपना हाथ पीछे की तरफ खींच रही थी, लेकिन उसने जानबूझ के मेरा हाथ खींचा और मुझे टेरेस की तरफ ही ले जा रही थी। मैंने उससे यह भी बोला कि मुझे पता चल गया है कि तुम मरियम तो बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे ऐसा बोलते ही उसने हंसना चालू कर दिया और मैंने उसकी आवाज़ सुनी। उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मेरे बार बार पूछने पर भी कि तुम कौन हो, मुझे क्यों ले जा रही हो ऊपर, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने मुझे सम्मोहित सा कर लिया था। सब कुछ एकदम शांत था। मैं बस ये चाह रही थी कि किसी को मेरे यहाँ पर होने का पता चल जाए। मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला था और मुझे इस बात का एहसास हो गया था। हॉस्टल की टेरेस पर एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसके खुलने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आती थी। वो दरवाज़ा जैसे ही खुला, उसके खुलने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंजी थी। और रात में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा शांति थी, तो उसकी आवाज़ तो और तेज सबको सुनाई दी होगी। उस लड़की ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। अपने नाखूनों को
उसने मेरी उंगलियों पर चुभा रखे थे। अगर मैं अपना हाथ उससे झटके से भी खींचती तो शायद उसके नुकीले नाखून मेरी उंगलियों को फाड़ देते। मैं चुपचाप चली जा रही थी। मैं टेरेस पर पहुंच चुकी थी। मुझे इसका एहसास हो गया था। तभी वो लड़की जो मेरे साथ थी उसने मेरे कान के पास आके कोई बात बोली। बहुत ही खामोशी से उसने बोला कि तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। उसने ये बात क्यों बोली मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो मुझे धीरे धीरे खींचते हुए किसी डायरेक्शन में ले जा रही थी और मुझे सच में नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। उसने जब ये बात मेरे कान में बोली थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। करीबन 3 कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे टेरेस के कोने में ले जा रही है, जिसका मुझे साफ साफ आभास हो चुका था। मैं अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों को उसने इतने मजबूती से पकड़ रखा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और न ही मेरे गले से आवाज़ निकल रही थी। मैं बस लगातार रोए जा रही थी। मैं अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांग रही थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। इतना सब कुछ होने ही वाला था, तभी मुझे अचानक से पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ थी। वो कोई और नहीं, उसी हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड था जो कि पूरे हॉस्टल में रात में टहला करता था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ आते ही उस लड़की का हाथ मेरे हाथ से अचानक से गायब हो गया और मैंने अपने हाथ को बहुत कस के बंद कर रखा था। मेरी अपने आप मुट्ठी बंद हो गई और उसका हाथ मेरे हाथ के बीच में से जैसे हवा हो गया हो, गायब। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई था। वो सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए मेरे पास आया और उसने मुझे तुरंत खींच के टेरेस के पीछे किया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। मैं जहां पर खड़ी थी वो टेरेस का एक कोना था जहां से मैं नीचे गिरने वाली थी। अगर 1 या 2 मीटर मैं और आगे चली जाती तो शायद मैं उस हॉस्टल से नीचे गिर जाती और मेरी मौत होना तो तय थी। जैसे उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पकड़ा और मुझे टेरेस के बीच में किया, मैं जोर जोर से रोने लगी। उसने उस लड़की को देखा था और उसकी आंखों के सामने ही वो लड़की गायब भी हुई थी। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म करके और भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और हॉस्टल के वार्डन को भी बुलाया। वो लोग ऊपर आए। उन्होंने जब मेरी हालत को देखी तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मुझे फिर मेरे रूम में लेके गए और मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई थी। वो छत पे ही खेल रही थी। वो भी ठीक से देख नहीं पाती थी। उसकी मौत छत से फिसलने की वजह से हो गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो इस हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर ही रहती थी, वो भी अकेले, क्योंकि 1st और 2nd फ्लोर के सारे कमरे फुल हो चुके थे और 3rd फ्लोर में वो अकेले रहती थी। किसी तरह वो ऊपर पहुंच गई और वहां पर उसका पैर फिसलने से वो टेरेस से नीचे गिर गई। इसीलिए उस दिन से हमने टेरेस को लॉक कर दिया था। लेकिन पता नहीं अचानक से कभी कभी टेरेस का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उसके होने का हमें एहसास तो होता है, लेकिन आज तक ऐसी घटना कभी किसी के साथ नहीं घटी। उस लड़की का नाम एलेना था। उसकी उम्र भी मेरी जितनी ही थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। रात में इतनी आवाज़ सुन के मेरी दोस्त मरियम भी मेरे कमरे में आ गई और उसे भी सब कुछ पता चल गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस पूरी रात में नहीं सोई। मैं पूरी रात मरियम के कमरे में ही लेटी हुई थी और अगले दिन सुबह मैं अपनी क्लास के लिए भी नहीं गई। ये बात धीरे धीरे हॉस्टल में सबको पता चल गई। उस दिन के बाद से हॉस्टल में उस लड़की का डर और ज़्यादा बढ़ गया था। वार्डन ने हमें समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो एक इत्तेफाक हो सकता है ताकि हम लोगों को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन अफवाह पूरे हॉस्टल में फैल चुकी थी और उस दिन के बाद से मैंने अपना रूम चेंज कर लिया था। मैं 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पर आकर रहने लगी थी और मेरे साथ मरियम भी रहने आई थी। हम दोनों ने अपना रूम चेंज करा लिया था और 2nd फ्लोर के कुछ लोग हमेशा बोला करते थे कि उन्हें रात में अपने दरवाजे के सामने किसी के टहलने की आवाज़ आती थी। कभी कभी तो उन्हें यह भी लगता था कि रात में दरवाज़ों को कोई खटखटा रहा है, कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या सांसें ले रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता था कि कोई लंगड़ा के चल रहा है और उनसे रात में दरवाज़ा खोलने को भी कहता है। कई बार उनको वो आवाज़ अपने किसी रिश्तेदार की आवाज़ में सुनाई देती है और कई बार तो उनको उनकी खुद की आवाज़ में भी। यह हादसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था मेरे जीवन में, जो कि मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ।
ये दूसरी घटना भी मुझे रेडिट से मिली है और ये घटना टोनी के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको टोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम टोनी है। इस घटना को जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो मेरी उम्र 25 साल की है। ये घटना मेरे स्कूल टाइम में मेरे साथ घटी थी। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम एलेक्स था। मैं अक्सर एलेक्स के घर में खेलने के लिए जाया करता था। उस वक्त शायद मेरी उम्र करीब 10 या 12 साल की थी। मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था। उसके यहाँ जाते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। हमारा घर तो सिर्फ 4-5 कमरों का था, लेकिन उसका घर अपने आप में एक बहुत बड़ी हवेली थी और इतने बड़े घर में सिर्फ 5 लोग रहते थे। उसके माता पिता, एलेक्स और उसके दादी दादा। मैं जब भी उसके घर में जाता था एलेक्स के कमरे में ही बैठा रहता था। वो मुझसे हर बार बोलता था कि आज रात में उसके यहाँ रुक जाओ, लेकिन मम्मी मुझे नाइट आउट के लिए परमिशन नहीं देती थी, इसलिए मैं कभी उसके घर पे रुक नहीं पाया। एक दिन एलेक्स का बर्थडे था तो मैंने अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मैं एलेक्स के यहाँ जाके रुक जाऊं। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद और एलेक्स के मम्मी पापा से बात करने के बाद उन्होंने मुझे एलेक्स के यहाँ रात में रुकने की परमिशन दे दी। उस दिन हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। मेरे और एलेक्स के और भी ज़्यादा दोस्त आए थे तो हमने रात भर पार्टी की। उसके बाद उसके दोस्त लोग घर चले गए और एलेक्स के यहाँ रात में मैं ही रुका था। एलेक्स ने मुझे बोला कि मैं उसके कमरे में सो सकता हूँ। उसने मुझे गेस्ट रूम में नहीं भेजा था। एलेक्स मुझे अपने सारे टॉयज दिखा रहा था और उसने मुझे अपने घर के एक एक कोने को भी दिखाया, लेकिन उसने अपने दादी दादा से कभी मुझे मिलवाया नहीं था। उसके दादी दादा हमेशा एक ही कमरे में बंद रहते थे। मैंने उन्हें देखा था, लेकिन एक दो बार बस उनके रूम की खिड़की पर वो दोनों खड़े थे। जब मैंने पहली बार उसकी दादी और दादा को देखा था तो वो दोनों एक साथ मुझे घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे। वो ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्होंने किसी और इंसान को कभी देखा ही ना हो। मैंने एलेक्स से उसके दादा दादी के बारे में पूछा भी था, लेकिन उसने बहुत अजीब सा जवाब दिया था। एलेक्स ने बताया कि उसके दादा दादी के पास उसके मम्मी पापा उसको जाने नहीं देते हैं और ना ही बात करने देते हैं। मैंने उसके बारे में वजह पूछी तो उसने मुझे इसके बारे में कोई वजह नहीं बताई क्योंकि उसे खुद नहीं पता थी। एलेक्स की भी उम्र लगभग मेरी जितनी ही थी, तो उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि आखिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों होता है। उस वक्त रात के करीब 3 या 4 बज रहे थे। मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आई थी। एलेक्स के रूम का टॉयलेट का फ्लश प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने एलेक्स को जगाया कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे कोई और रूम बता दो। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा नींद में था। मैंने उसे 2-3 बार जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। फिर मैं खुद ही एलेक्स के कमरे से बाहर निकल गया। वो पूरा घर एकदम शांत था। मुझे सिर्फ और सिर्फ कमरे दिखाई दे रहे थे और एक बड़ा सा हॉल जिसपे उसके सोफे और डाइनिंग टेबल वगैरह सब रखे हुए थे। मेरा चलता हुआ एक एक कदम उस बड़े से हॉल में बहुत ही डरावनी आवाज़ पैदा कर रहा था। मैं हर कमरे में जाके वॉशरूम को चेक कर रहा था, लेकिन सारे कमरे लॉक थे। एलेक्स के माता पिता थे, वो मैं जानता था, पर मैं रात में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं एलेक्स के दादा दादी के कमरे के पास भी चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उनके दादा दादी का कमरा है। मैंने अचानक से उस कमरे को खोला और वो अंदर से लॉक भी नहीं था। उस कमरे को खोल के जैसे ही मैं अंदर देखने लगा, अंदर एकदम अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कमरे में से अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कई दिनों से साफ सफाई ना हुई हो। लेकिन मुझे उस कमरे में हल्की फुल्की आवाज़ से ये पता चल रहा था कि अंदर कोई है। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने दोबारा पूछा कि मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा वॉशरूम कहाँ पर है? अंदर से फिर कोई जवाब नहीं आई। मुझे तभी उस अंधेरे से कुछ देर बाद एक आवाज़ आई कि अंदर आओ, हम बताते हैं कि वॉशरूम कहाँ पर है। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग एक साथ बोल रहे हैं। वो एक मर्द और एक औरत की आवाज़ थी, जिससे मुझे ये तो पता चल गया था कि वो एलेक्स के दादा दादी का कमरा है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से अपने कमरे का लैंप चलाया, जो कि हरे रंग का जल रहा था और उसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम थी। उस हरे लैंप की लाइट पूरे कमरे में बिखरी और मैंने एलेक्स के दादा दादी को देखा। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, और वो दोनों लोग बिस्तर के ऊपर खड़े थे और मुझे ही देख रहे थे।
उसकी दादी ने अजीब सा मुंह बना रखा था। उसके दादा के मुंह से राल टपक रही थी। और जहां पर उसके दादा दादी का बेड था, वहां पर नीचे बहुत अजीब सी चीजें रखी हुई थी, जैसे वूडू डॉल, कुछ लेमन्स और कुछ ऐसी चीजें जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो लोग किसी तरीके का ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और वो स्मेल जिस चीज की आ रही थी वो और कुछ नहीं, एक मरी हुई बिल्ली थी। उसका आधा कटा हुआ शरीर उनके बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था, जिसको मैंने साफ साफ देखा। उनको देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और दोबारा एलेक्स के कमरे की तरफ भाग गया। मेरे चिल्लाने की आवाज एलेक्स ने सुनी और वो जग गया। उसने मेरे पास आके मुझसे ये सवाल पूछा कि आखिर मैं क्यों चिल्ला रहा था। मैंने एलेक्स के दादा दादी के बारे में उसको बताया। मैंने कहा कि मैं गलती से उनके कमरे में चला गया था और उनकी ये हालत देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग मुझे मार देंगे। उनको किसी तरह की आत्मा ने पोजेस कर लिया है। एलेक्स ने बोला, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सच तो ये है कि मेरे दादा दादी ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मम्मी पापा मुझे उनसे मिलने नहीं देते हैं। इसके बारे में मम्मी ने कई बार पापा से कंप्लेन भी की, लेकिन पापा बोलते हैं कि वो दोनों अब बुजुर्ग हो गए हैं, ये सब उन लोगों का नाटक है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। उनके पास वैसे भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और हम लोग इसीलिए उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। घर के सारे नौकर उनको उनका खाना उनके कमरे में ही जाकर देते हैं और वो लोग अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। मैंने एलेक्स को बताया कि मैंने तुम्हारे दादी दादा को बहुत ही अजीब तरीके से देखा। वो लोग अजीब तरीके से बातें कर रहे थे। देख के ऐसा लग रहा था कि उनको किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। वो लोग अंधेरे में बैठे हुए थे और किसी से बातें कर रहे थे। एलेक्स ने बताया कि ये सब बहुत नॉर्मल है वहाँ पर। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। उनके कमरे से फिर रात में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जो कि मैंने और एलेक्स ने उस दिन सुना। एलेक्स बताता था एक दिन रात में दादा दादी एक दूसरे का खून भी पी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा उनके शरीर में घुस के ये सब काम उनसे करवा रही है। कुछ भी नहीं समझ में आता था कि आखिर वो लोग ये सब क्यों करते थे। कई बार तो पापा ने चर्च के फादर को भी बुलाया ताकि वो हमारे घर को देख सके। उन्होंने बताया कि दादा दादी के कमरे के अलावा पूरे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और वो जो भी चीज़ है वो सिर्फ दादा दादी के कमरे में ही रहती है। इस बात को एलेक्स भी जानता था कि दादा दादी के कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कोई रहता है जो उनसे रात में बात किया करता है। इस घटना के बाद मैं एलेक्स के घर कभी नहीं गया और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके बारे में मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताया। उन्होंने इसके बारे में दोबारा मुझसे बात भी नहीं की और इस घटना के बारे में मैंने भी एलेक्स से कभी भी बात नहीं की। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि सुनने में थोड़ी अजीब है। यह घटना घटी थी एडवर्ड के साथ और अब आगे की घटना मैं आपको एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एडवर्ड है। ये घटना मेरे साथ लॉस एंजलिस में घटी थी। उस वक्त मेरे पास खर्चों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरी किया करता था। ऐसे ही मैंने एक बार पिज़्ज़ा डिलीवर बॉय की नौकरी भी की, जो कि मेरे हिसाब से ठीक थी। वो रात की शिफ्ट थी, दिन में मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाता था। मुझे वो डिलीवरी की नौकरी किए हुए करीबन 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। एक बार नाइट डिलीवरी में एक ऑर्डर आया। मुझे एक घर में जाके डिलीवरी करनी थी, जो कि स्टोर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने वाले थे, तो मैं उसके लिए राज़ी हो गया। जब मैं वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए गया तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा अजीब था। एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें 3rd फ्लोर पे मुझे जाके उस पिज़्ज़ा को डिलीवर करना था। वहाँ पर एक वॉचमैन भी बैठा हुआ था। मैंने उससे 3rd फ्लोर पर जाने की परमिशन ली। उसने मुझसे रूम नंबर भी पूछा, तो मैंने उसको रूम नंबर बताया। रूम नंबर बताने के बाद वो एकदम शांत हो गया और मुझे घूर के देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि कोई बात है क्या। उसने मेरे बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने कहा, कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। फिर मैं 3rd फ्लोर पर जाके उस रूम के सामने दरवाजे को खटखटाने लगा। करीबन 10 मिनट तक मैंने बेल बजाई और कोई भी आदमी बाहर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद जिसने भी ऑर्डर मंगाया था वो सो गया होगा, क्योंकि उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, इसलिए मैं काफ़ी देर तक वहीं पर ही खड़ा रहा और लगातार दरवाजे की बेल को बजाता रहा। मुझे लगा था शायद कि कोई कुछ देर में अपना ऑर्डर लेने के लिए आ ही जाएगा। करीबन 5 मिनट तक बेल बजाने के बाद जब कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकला तो मैं वापस जाने लगा और मेरे वापस जाते ही उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जिसकी मुझे साफ साफ आवाज़ आई।
मैं फिर तुरंत कमरे के अंदर झांकने लगा। बेड पर एक आदमी सो रहा था जिसकी खर्राटों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, और उसी कमरे में कोने में एक कुर्सी थी जो कि अंधेरे में थी। उस कुर्सी पे एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी शक्ल मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन परछाई मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने उससे बोला कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मैं वो लेकर आया हूँ और मैं बहुत देर से दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। उस काली परछाई ने मुझसे पिज़्ज़ा को टेबल पर रखने के लिए बोला। वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। मुझे उसका बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने चुपचाप पिज़्ज़ा के बॉक्स को टेबल पर रखा और पैसों को उठाने लगा जो कि उसने टेबल पर ही रखे हुए थे। इतनी देर में वो आदमी बिल्कुल नहीं हिला। वो अंधेरे में उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया, बस मुझे एक काली परछाई दिखाई दे रही थी जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। बेड पे एक बुजुर्ग आदमी सो रहा था जो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। जब मैं दरवाजे के पास दोबारा जाने लगा तो उस काली परछाई ने मुझे दरवाजा बंद करने के लिए बोला। मैंने उससे कहा ठीक है। मैंने दरवाजे को आधा बंद किया और जाने लगा। मैंने अपने हाथ में देखा तो एक नोट उसमें एक्स्ट्रा था। मैं दोबारा घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो आदमी उस कुर्सी पर बैठा ही नहीं है। वहां पर वो कुर्सी खाली थी और वो बूढ़ा आदमी जो सो रहा था, मेरे दरवाजा खोलने की वजह से वो अचानक से दोबारा जग गया और फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने मुझसे पिज़्ज़ा रखने को बोला और पैसा उठाने को बोला। वो आदमी मुझे घूर के देखने लगा। उसने कहा कि दरवाजा किसने खोला। मैंने कहा ये पहले से ही खोला हुआ था। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और उसे लगा था कि मैं चोर हूँ। वो बुजुर्ग आदमी था। वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा और बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव करने लगा। मैं डर गया था जिसकी वजह से मैं बाहर भागने लगा। मैं बाहर भागते हुए उसी सिक्योरिटी गार्ड से टकराया। उसने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उसे एक एक चीज़ बताई। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे बोला कि उस बुजुर्ग के घर में कुछ खराब चीज़ चल रही है। उस बुजुर्ग के घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी है, एक काली परछाई जो अक्सर उसके कमरे में टहला करती है। इसके बारे में उस बुजुर्ग को नहीं पता है और जब लोग उसको बताते हैं तो वो इसके बारे में विश्वास भी नहीं करता है। उस बुजुर्ग की उम्र बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा भी है। बिल्डिंग में कोई भी उससे बात नहीं करता। जो तुमने देखा वो एकदम सच था। उस बुजुर्ग के कमरे में आज भी वो काली परछाई टहला करती है जिसके बारे में उस आदमी को नहीं पता, और ये राज क्या है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जब सिक्योरिटी गार्ड ने मुझको ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से दोबारा अपने रेस्टोरेंट के लिए निकल गया और रास्ते भर में मैं इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।